हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फरवरी फर्स्ट वीक में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप लोग किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुनकर चले नहीं जाना है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आप लोग खुद से इसका एक बार आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग आंसर देते हैं, अगर आंसर आप लोगों का सही होता है तो कहीं ना कहीं आपका वो आप लोगों का वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। और अगर आंसर गलत भी होता तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, सही आंसर तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ही। एक बार गलत कर आप लोग सही आंसर जानेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठती भी हैं। तो दोनों ही केसेस में आप लोगों का फायदा होने वाला है। तो आप लोग आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना होता है, सीधे चीज़ों से डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Recently, RBI has cancelled the license of which Maharashtra-based cooperative bank? हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा शिवम सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिवम सहकारी बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये बाकी जो बैंकें हैं बी और सी वाली, ये गुजरात बेस्ड बैंकें हैं। ठीक है ना, ये गुजरात बेस्ड है। नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बिहार बेस्ड है। और ये हारकू जो है ये हरियाणा बेस्ड है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहते तो इसका इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम कर सकते थे। अगर हमको सही आंसर ना पता हो तो गलत आंसर एलिमिनेट कर हम लोग सही आंसर निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं कि क्या सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बस यही ऑप्शन नंबर ए में जो है यही महाराष्ट्र बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है, बाकी सभी जो है दूसरे स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिवम सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये जो शिवम सहकारी बैंक है ये कोल्हापुर महाराष्ट्र बेस्ड है। कोल्हापुर महाराष्ट्र बेस्ड है। ये बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाने के बाद में अब ये बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगी। इसका बैंकिंग बिजनेस जो है ये बंद हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 और 5B, सेक्शन 56 और 5B के तहत में इसका लाइसेंस जो है वो आरबीआई के द्वारा कैंसिल कर दिया है। अब ये लाइसेंस क्यों कैंसिल किया गया ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैंक के पास में पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं है। ठीक है, अर्निंग के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो इस वजह से आरबीआई ने उसका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया। करंट फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से ये जो है डिपॉजिटर्स को फुल अमाउंट को भी रिटर्न नहीं कर सकता है। इतना पैसा भी नहीं है, मतलब इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसलिए आरबीआई ने ऐसा डिसीजन लिया है कि इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है, बैंक अब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। और इस लिक्विडेशन प्रोसीडिंग के दौरान सभी डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक का मॉनेटरी सीलिंग अमाउंट डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के रूप में डीआईसीजीसी से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? डीआईसीजीसी से। ठीक है ना, डीआईसीजीसी क्या होता है? तो डीआईसीजीसी का मतलब हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। फिर से सुन लो आप, डीआईसीजीसी का क्या मतलब होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इससे ये अमाउंट प्राप्त होगा। बैंक के जो लगभग 99% डिपॉजिटर्स हैं वो डीआईसीजीसी से फुली इंश्योर्ड हैं। ठीक, अब ये यार, और ये डीआईसीजीसी क्या है ये बताया, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया। नाम आप लोग समझिएगा, पूरा नाम, क्योंकि कई बार ये भी आजकल एग्जाम में कई बार का यही पूछ रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से एक नए क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल ही रहा है। इस तरीके से ले दिया जाएगा कि व्हाट इन डीआईसीजीसी जी स्टैंड्स फॉर। तो जी का मतलब क्या है ये आप लोगों को बताना होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता रहेगा तो आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, ये आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो स्टैटिक बैंकिंग का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जा सकता है कि ये किसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो इस कंडीशन में ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को मर्ज कर डीआईसीजीसी का गठन हुआ था। ठीक है ना, दो संस्थाओं को मर्ज करके जो है इसका गठन किया गया था डीआईसीजीसी का। कौन कौन सी हैं वो संस्थाएं? क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी हो जाएगी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इन दोनों को मर्ज कर इसका गठन किया गया था 1978 में। 1978 में जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, और अगर हम लोग डीआईसीजीसी के चेयरमैन की बात करें तो एमडी पात्रा, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। एमडी पात्रा जी जो हैं वो डीआईसीजीसी के चेयरपर्सन हैं इसके। और ये जो एमडी पात्रा हैं ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। और डीआईसीजीसी के हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो था यहाँ पर हम लोगों ने किया, इसका आंसर होगा शिवम सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने महाराष्ट्र बेस्ड वसंत दादा
नगरी सहकारी बैंक का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना। किसका लाइसेंस कैंसिल किया था? वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का भी लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया था, और ये भी जो है महाराष्ट्र बेस्ड बैंक थी। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स। हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन राव हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। राव साहब जी को अगले 2 सालों के लिए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट का जो है एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। 2 सालों के लिए, 2 साल इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। और इन्होंने अश्विनी कुमार तिवारी जी को सक्सीड किया है। ऑप्शन में देखिए ये भी दिया है, अश्विनी कुमार तिवारी जी का भी नाम दिया है। तो इन्होंने जो है अश्विनी कुमार तिवारी जी को सक्सीड किया हुआ है, ठीक है। और तिवारी जी को अभी हाल ही में एसबीआई के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तिवारी जी जो है एसबीआई कार्ड जब छोड़कर जा रहे हैं तो इनको जो है अभी एसबीआई के जो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उसमें से एक एमडी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो तिवारी जी एसबीआई के एमडी बन गए, और राम मोहन राव हमारा जी को जो है एसबीआई कार्ड्स का जो है वो नया जो है इनको एमडी और सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। राव साहब इस अपॉइंटमेंट के पहले एसबीआई भोपाल सर्कल में चीफ जनरल मैनेजर हुआ करते थे। राव साहब को जब यहाँ अपॉइंट किया गया, इससे पहले ये एसबीआई भोपाल, मैं लिख दे रहा हूँ ये भी, एसबीआई भोपाल सर्कल में चीफ जनरल मैनेजर हुआ करते थे। एसबीआई कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में जो है एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए वर्क फ्लो बेस्ड प्लेटफॉर्म द इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल हैज सेटअप बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। हाल ही में किस संगठन द्वारा एक वर्क फ्लो आधारित प्लेटफॉर्म इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल बीएससी के द्वारा सेटअप किया गया है, और ये एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से फिनटेक कंपनियां जो होती हैं वो अपने एप्लीकेशंस की ऑफलाइन टेस्टिंग कर सकती हैं, ठीक है। सेबी की गाइडलाइन के अनुसार जो है इसका सेटअप किया गया है, और इसका उद्देश्य सिक्योरिटीज मार्केट में इनोवेशन को प्रमोट करना है। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर पुस्तक के लेखक कौन है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा पवन सी लाल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पवन सी लाल इसका आंसर हो जाएगा। इस बुक के माध्यम से इंडिया के वन ऑफ द प्रॉमिसिंग बैंकर राणा कपूर के उतार चढ़ाव के बारे में जो है इसमें बताया गया है। साथ ही साथ में बैंकिंग सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं इस बुक में कि कैसे यस बैंक जो है डूब गया, ठीक ना, यस बैंक कैसे डूब गया, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित बैंकिंग सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए गए हैं इस बुक में। और इस बुक के लेखक जो है वो पवन सी लाल जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली आरबीआई हैज अपॉइंटेड एन एक्सटर्नल प्रोफेशनल आईटी फर्म टू ऑडिट व्हिच बैंक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट के लिए एक बाहरी पेशेवर आईटी फर्म की नियुक्ति की है। तो इसका जो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 31B के तहत, सेक्शन 31B के तहत एचडीएफसी बैंक के पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेशल ऑडिट करने के लिए आरबीआई ने एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल आईटी फर्म अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। आईटी फर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। आरबीआई ने जो ये आईटी फर्म अपॉइंट किया है ऑडिट करने के लिए एचडीएफसी बैंक के पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस आईटी फर्म का नाम आरबीआई के द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की यहाँ पर बात हुई है। शशिधर जगदीशन जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इन्होंने आदित्य पुरी जी को सक्सीड किया है, और उम्मीद करता हूं कि हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोगों को पता होगी। स्पेशल सेविंग्स अकाउंट फॉर चिल्ड्रन नेम्ड फेड फर्स्ट हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। फेड फर्स्ट नाम से बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका नाम, इसका आंसर फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 साल तक के बच्चों के लिए, 18 साल तक के बच्चों के लिए फेडरल बैंक ने फेड फर्स्ट नाम से एक स्पेशल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ये इंडियंस के लिए भी है और साथ ही साथ में एनआरआईज के लिए है, यानी कि इंडियंस और एनआरआईज दोनों के लिए ये अकाउंट होगा, ठीक है। और इसमें जिन बच्चों का अकाउंट खुलेगा उन्हें कॉन्टेक्ट लेस डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा,
बच्चों में सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए ये अकाउंट लॉन्च किया गया है। बच्चों में बचत करने की आदत डेवलप करने के लिए ये अकाउंट जो है ये लॉन्च किया गया है। इसमें इसके तहत डेली कैश विड्रॉल लिमिट जो है वो 2500 रुपये होगी। कितना होगी? 2500 रुपये। डेली कैश विड्रॉल लिमिट इसके तहत में 2500 रुपये की होगी। फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हुई है और फेडरल बैंक की इसका आंसर होगा। तो फेडरल बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है। इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरला में है। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें तो मिस्टर श्याम श्रीनिवासन जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बाकी और भी जो ये बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर, इनके चेयरपर्सन और टैगलाइन आप लोगों को पता होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑफ सेबी ऑन इनोवेशन सैंडबॉक्स, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एंटर इनटू स्टेज 2 ऑफ इनोवेशन सैंडबॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, इनोवेशन सैंडबॉक्स पर सेबी के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार इनोवेशन सैंडबॉक्स परीक्षण के स्टेज 2 में प्रवेश करने के लिए क्या पात्रता मानदंड है? पात्रता मानदंड क्या है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 डेज, ऑप्शन नंबर डी। 60 डेज ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में सेबी ने इनोवेशन सैंडबॉक्स का ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सभी चीज़ों को भी रिवाइज कर दिया है। और अब ये इनोवेशन सैंडबॉक्स क्या होता है ये पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पर इनोवेशन सैंडबॉक्स के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। हालांकि जो रिवाइज किया गया है इनोवेशन सैंडबॉक्स के लिए, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये रिवाइज कर दिया है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि क्या क्या रिवीजन हुआ है। देखिए, स्टेज 2 में इंटर करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ये हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो अगर कोई एप्लीकेंट इनोवेशन सैंडबॉक्स टेस्टिंग के स्टेज 1 में कम से कम 60 दिन पूरे कर लेता है। कितना? 60 दिन। इनोवेशन सैंडबॉक्स के टेस्टिंग के स्टेज 1 में, स्टेज फर्स्ट में कम से कम 60 डेज, 60 डेज पूरा कर लेता है तो वो स्टेज 2 की टेस्टिंग में जाने के लिए, स्टेज 2 की टेस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। यही इसमें पूछा गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 60 डेज, ऑप्शन नंबर डी, 60 डेज इसका आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल में और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह में चेंजेस किए गए हैं और भी जो सारी चीज़ें की गई उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ते हैं। सेबी की यहाँ पर बात हुई है तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। अजय त्यागी जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी टू सेटअप ए लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन LPCC बाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी JMCs ऑफ म्यूचुअल फंड्स, AMC नीड्स टू कंट्रीब्यूट टू हाउ मच अमाउंट टुवर्ड्स शेयर कैपिटल ऑफ LPCC। म्यूचुअल फंड्स की एसेट मैनेजमेंट कंपनियों द्वारा लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन LPCC की स्थापना के लिए सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार AMC को LPCC की शेयर पूंजी में कितनी राशि का योगदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, मतलब कि जो LPCC सेटअप किया जाएगा उसमें AMCs को LPCC के शेयर कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट करना होगा ये इसमें पूछा गया है। आसान भाषा में अगर हम लोग समझें तो ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करो। और ये जो LPCC वगैरह है, जो ये बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आते हैं, इसका पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लिया करो, ध्यान से समझ लिया करो। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए बार बार मैं फोर्सफुली इन सारी चीज़ों को याद दिलाता रहता हूँ। LPCC का मतलब हो जाएगा लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये इसका फुल फॉर्म होगा। यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इन LPCC P स्टैंड्स फॉर या C स्टैंड फॉर, मतलब कि P का क्या मतलब होगा, C का क्या मतलब होगा। तो P का मतलब पर्पस हो जाएगा, C का मतलब क्लियरिंग हो जाएगा या कॉर्पोरेशन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से हम चीज़ों को लगा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 150 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी। 150 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि LPCC सेटअप करने के लिए सेबी द्वारा अभी हाल ही में गाइडलाइन जारी की गई है। और इस गाइडलाइन के अनुसार LPCC के शेयर कैपिटल में AMCs को 150 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी LPCC का उद्देश्य क्या है, क्यों इसे सेटअप किया जाएगा, थोड़ा सा एक मोटा मोटा ओवरव्यू इसके लिए हम लोग भी ले लेते हैं। तो कारपोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज में रेपो ट्रांजैक्शन को क्लियर या फिर ये कहें कि रेपो ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट किया जाएगा उनका। ठीक है ना, इसके लिए जो है ये LPCC वगैरह ये लॉन्च किया गया है। और अब
बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा ओवरव्यू जान ले रहे हैं हम लोग कि एलपीसीसी से मेन या जो लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटअप किया जाएगा, इससे क्या काम किया जाएगा। तो मोटा मोटा हम लोगों ने समझा इससे यहाँ पर, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह आप लोगों को बताया गया, ये सब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। सेबी का हेडक्वार्टर और चेयरपर्सन कहाँ पर है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। अभी मैंने ही पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, मकसद याद कराने का है आप लोगों का। कमेंट ना भी करो, लेकिन ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और कर सकते हो तो कमेंट भी करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए आप लोगों को। अगला देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री हैज इश्यूड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट RBI गाइडलाइंस फॉर दी सिलेक्टेड NBFCs एंड UCBs। किस संगठन या मंत्रालय ने चुनिंदा NBFCs और UCBs के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है RBI। ऑप्शन नंबर है RBI इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने भी एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कुछ सिलेक्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि UCBs, ठीक है ना, इन दोनों के लिए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम अडॉप्ट करना मैंडेटरी कर दिया है। इन सिलेक्टेड NBFCs और UCBs को RBI सिस्टम यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम अडॉप्ट करना ही होगा, ठीक है ना, इनको ये सिस्टम अडॉप्ट करना ही होगा। RBI क्या है, इसका मतलब RBI की यहाँ पर बात हो रही है, क्या है ये, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ठीक ना, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ये फुल फॉर्म बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है इसका फुल फॉर्म वगैरह, तो ध्यान से आप लोग सुनो, ठीक ना। और इन सभी बैंकों, इन सभी को जो NBFCs हैं और UCBs हैं 31 मार्च 2022 तक RBI सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर ही लेना है। तो जो डेडलाइन इसके लिए रखी गई है 31 मार्च, ठीक ना, जो डेडलाइन इसके लिए रखी गई है 31 मार्च 2022, ठीक है ना, 31 मार्च 2022 तक इन सभी एंटिटीज को, इन सभी NBFCs को, इन सभी सिलेक्टेड NBFCs और UCBs को जो है ये इसका RBI सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर ही लेना है, ठीक है। RBI स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि ये जो नया सिस्टम है ये बैंक, बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस के बारे में भी जो है आश्वस्त करेगी, ठीक है। तो RBI के बारे में हम लोग समझते हैं, यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम RBI, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक ऑडिट का मेथड है, ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से लिंक होता है, ठीक है। तो अब ये जो RBI फ्रेमवर्क है ये किन किन NBFCs और UCBs पर अप्लीकेबल होगा, थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं, ठीक है ना, किन किन पर ये अप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी NBFCs और UCBs इसके अंतर्गत आएंगी जिनको ये इम्प्लीमेंट करना ही करना है, जिनको ये 31 मार्च 2022 तक ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट कर ही लेनी है। तो ऑल डिपॉजिट टेकिंग NBFCs ऑफ ऑल साइज, मतलब कि सभी एसेट साइज की सभी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs पर ये एप्लीकेबल होगा। इस पे डिपॉजिट टेकिंग NBFCs पर ध्यान से सुनना, जो NBFCs डिपॉजिट लेती होंगी और उनका एसेट साइज कुछ भी हो, वो जो है उनके लिए जो है ये वो एप्लीकेबल होंगी, वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। दूसरा, ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs इंक्लूडिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद एसेट साइज ऑफ 5000 करोड़ एंड अबव, यानी कि 5000 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 5000 करोड़ रुपए या इससे ऊपर की एसेट साइज वाली सभी नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs जिसमें कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी शामिल हैं, इन पर भी ये एप्लीकेबल होगा। ये भी जो है इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आएंगे, इनको भी जो है 31 मार्च 2022 तक ये अडॉप्ट कर ही लेना है। ये अमाउंट याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये RBI का सर्कुलर है, तो जो स्केल 2 वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया क्वेश्चन है। और जरूरी नहीं कि स्केल 2 के लिए भी SBI का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे RBI के सर्कुलर से रिलेटेड, तो ये उनके लिए भी जरूरी है जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अमाउंट जो ये लिमिट है ये पूछी जा सकती है। तो 5000 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक 5000 करोड़ रुपए या इससे अधिक की जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होती हैं, ये ध्यान रखना, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, इसके पहले डिपॉजिट टेकिंग के लिए था। तो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उनके लिए लिमिट लगा दी गई 5000 करोड़ रुपए या इससे ऊपर, और जो डिपॉजिट टेकिंग है उनमें कोई लिमिट नहीं लगाई गई, उनका कुछ भी एसेट साइज हो उनको सबको जो है ये सिस्टम जो है ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर ही लेना है। और तीसरा, ऑल UCBs दैट हैव एसेट साइज ऑफ 500 करोड़ एंड अबव, सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका एसेट साइज 5000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का है, ठीक है ना, 500 करोड़ रुपए, 5000 नहीं 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए या इससे ऊपर की एसेट साइज वाली सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है UCBs पर एप्लीकेबल होगा वो,
ये सभी यूसीबीज जिनका एसेट साइज 500 करोड़ रुपए है या इससे ज़्यादा है, उनको 31 मार्च 2022 तक ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर ही लेना है, ठीक है ना। और भी थोड़ा सा कुछ जानते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो दिसंबर 2002 में सभी शेड्यूल में लिख दे रहा हूँ दिसंबर 2002 में सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए आरआरबीज को छोड़कर ये आरबीआई सिस्टम जो है मैंडेटरी कर दिया गया था, और अब आरबीआई ने कुछ सिलेक्टेड एनबीएफसीज और यूसीबीज के लिए जो है इसे मैंडेटरी कर दिया है। तो इसका जो आंसर फिलहाल होगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम सम इंश्योर्ड अंडर स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी बेस्ड ऑन द रिसेंट गाइडलाइंस ऑफ आईआरडीएआई के हालिया दिशा निर्देशों के आधार पर स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी के तहत न्यूनतम बीमित राशि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी लॉन्च करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आईआरडीएआई ने अभी एक गाइडलाइन जारी की है, और इन सभी कंपनीज को बोला गया है कि 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 तक अपने प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा आईआरडीएआई ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है, और ये जो पॉलिसी होगी ये 12 महीने के लिए होगी, ठीक है ना। ये पॉलिसी जो होगी ये 12 महीने के लिए होगी। जो प्रोडक्ट नेम होगा, जो सभी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रोडक्ट अपना लॉन्च करेंगी, उसका जो नाम होगा वो बीमा कंपनी के नाम पर ही होगा, जिसके बाद में मशक रक्षक लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एलआईसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है इससे रिलेटेड, तो वो अपना उस प्रोडक्ट का नाम रखेगी एलआईसी मशक रक्षक, ठीक है ना। एलआईसी मशक रक्षक, जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उस कंपनी का नाम पहले होगा, बाद में मशक रक्षक लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। और मशक यहाँ पर मतलब मशक रक्षक लिखा जा रहा है, तो मशक का मतलब क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि मशक हिंदी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मच्छर, ठीक है। तो मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारियों या फिर ब्लड फीडिंग एनिमल्स के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, ठीक है। ब्लड फीडिंग मतलब वो सभी जानवर, वो सभी मतलब एनिमल बोलेंगे जो कि खून वगैरह पीते हैं, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया। मच्छर देखिए हमारे शरीर पर बैठता है तो काटता है, कहीं ना कहीं से वो हमारे ब्लड को पीता है, खून को पीता है, ब्लड के कांटेक्ट में आता है। मक्खियाँ हो गई, तो ये सभी इससे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होंगी वो सभी इस इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर की जाएंगी, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इन सब के लिए ये पॉलिसी होगी। अब इस प्रोडक्ट के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मिनिमम एज कितनी होगी, जो भी इंश्योरर्स होगा कि कौन से लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो 18 साल की कम से कम आयु होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है उसके लिए 18 साल की होगी, ठीक है ना। मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो 10,000 रुपये का हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया है, और ऑप्शन नंबर बी यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर जो है 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। कितने का? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। मिनिमम 10,000 का, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। ये भी पूछा जा सकता था कि जैसे इसमें ये पूछा गया ना व्हाट इज द मिनिमम सम इंश्योर्ड, तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता था व्हाट इज द मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, तो उस कंडीशन में 2 लाख इसका आंसर हो जाता, ठीक है। अब बाकी पॉलिसी डिटेल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड और काम भर की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली है। IRDAI की बात हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जो है हैदराबाद तेलंगाना में होगा, और सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो हैं वो IRDAI के चेयरपर्सन हो जाएंगे। अगला देखते हैं। सैल्यूट टू केयर गिवर्स, एक नया नजरिया कैंपेन हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी टू सपोर्ट द कैंसर सर्वाइवर्स। सैल्यूट टू केयर गिवर्स, एक नया नजरिया अभियान किस बीमा कंपनी ने कैंसर पीड़ितों का समर्थन करने के लिए शुरू किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने कैंसर पीड़ितों को सपोर्ट करने के लिए सैल्यूट टू केयर गिवर्स, एक नया नजरिया, ये नाम में आप लोग याद रखिएगा, इस नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया है। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। और इस जो कैंपेन ये जो है भारतीय एक्सा के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है इस जंग में हम संग हैं। फिर से सुन लो, ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, सैल्यूट टू केयर गिवर्स, एक नया नजरिया, इस कैंपेन की टैगलाइन है इस जंग में हम संग हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है,
ठीक है। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो संजीव श्रीनिवासन जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुरक्षा का नया नजरिया, ठीक है, सुरक्षा का नया नजरिया जो है वो इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which payment company is going to shut all its domestic payment services in India from 1st April 2021? 1 अप्रैल 2021 से कौन सी भुगतान कंपनी भारत में अपनी सभी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने जा रही है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा पेपाल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पेपाल इसका आंसर हो जाएगा। ये अमेरिकन डिजिटल पेमेंट कंपनी है, ठीक है, जो कि अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से अपनी सभी सर्विसेज बंद करने जा रही है इंडिया में। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा कि कब से इसकी सर्विसेज बंद होंगी। तो 1 अप्रैल 2021 से पेपाल की सभी सर्विसेज जो हैं वो इंडिया में बंद हो जाएंगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद MUFG बैंक जापान टू जॉइंटली मैनेज द बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ जापानीज कॉर्पोरेट्स इन इंडिया? किस बैंक ने हाल ही में भारत में जापानी कॉर्पोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को संयुक्त रूप से प्रबंधित करने के लिए MUFG बैंक जापान के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो आंसर होगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक ने अभी हाल ही में जापान की एक बैंक MUFG बैंक के साथ में एक MOU साइन किया है। ये जो MUFG बैंक है ये जापान बेस्ड बैंक है, ठीक है, जापान की ये बैंक है। तो इसके साथ में ICICI बैंक ने एक MOU साइन किया है। और ये MOU क्यों साइन किया गया थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो जो जापानीज कॉर्पोरेट्स इंडिया में काम कर रहे हैं, जो जापान की कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को मिलकर ज्वाइंटली पूरा करने के लिए ये MOU साइन किया गया। मतलब कि जो जापानीज कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं उनकी जो बैंकिंग रिक्वायरमेंट है वो ICICI बैंक और MUFG बैंक ये दोनों मिलकर उनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स पूरा करेंगे। इसके लिए इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ICICI बैंक का हेडक्वार्टर होगा। और संदीप बख्शी जी जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी ICICI बैंक की, ठीक है। और ICICI बैंक ने कुछ टाइम पहले InstaFX नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हुआ था। किस नाम से? InstaFX नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हुआ था। ICICI बैंक ने फॉरेन कंपनीज के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया हुआ है। ये सारे कुछ अपने पिछले वीडियोस में बताए गए हैं। जो पिछले वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से चीज़ें ये याद आ रही होंगी, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से आ रही होंगी। तो और यहाँ पर MUFG बैंक की भी बात हुई थी। तो मैंने बताया था कि ये जापान की बैंक है, जापान बेस्ड बैंक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये टोक्यो में हो जाएगा। टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ICICI बैंक की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी, हेडक्वार्टर, MD, टैगलाइन। बाकी और जो भी बैंकें हैं इसकी टैगलाइन, इसका हेडक्वार्टर, इसके MD CEO आप लोगों को पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने फरवरी फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग फरवरी के नेक्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।